आज के दिन म्यूचुअल फंड एवेन्यू इन्वेस्टमेंट के लिए एक पैराडाइज के फॉर्म में आ रहा है, काफ़ी पॉपुलर हो गया है। और पॉपुलर या पैराडाइज के फॉर्म में क्यों ना हो, इसमें यूनिट्स को परचेज करना आसान, रिडीम करना आसान, 2-3 दिनों में पैसे आपके खाते में मिलते हैं और इसमें रिटर्न भी अच्छा खासा, हालांकि रिस्क तो है लेकिन रिटर्न भी अच्छा खासा। तो इन तीनों कारणों से ये पैराडाइज के रूप में माना जा रहा है। जनाब, मैं आज बात करेंगे कि रिडम्पशन आसान है, 2-3 दिनों में पैसे आपके खाते में रहते हैं, वहाँ तक तो बातें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। लेकिन जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है और इनकम टैक्स रिटर्न भरने की बारी आती है, और जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने के समय जब हम AIS यानी एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को जब हम देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे एंट्रीज उसमें दिख रही हैं। खासकर म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में उस फाइनेंशियल ईयर में जितने भी म्यूचुअल फंड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया वो सारी एंट्री दिखती हैं, और जितना रिडीम किया वो भी एंट्रियाँ दिखती हैं। यदि परचेज किया इन्वेस्टमेंट की एंट्रीज दिखती हैं, कोई इशू नहीं है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन जब भी रिडम्पशन की एंट्री दिखेंगी तो निश्चित रूप से उसमें कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस की बातें तो जरूर आएंगी। और सामान्य तौर पे हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड जब आपने बेचा और रिडीम किया होगा तो शायद कुछ ना कुछ आपको गेन तो हुआ होगा। और उस समय जब हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें समझ में आता है, यदि हम रिडम्पशन 2 दिन के बाद करते या रिडम्पशन थोड़ा सा अमाउंट वाइज कम करते तो शायद हमें टैक्स का काफ़ी फ़ायदा होगा। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं बातों की। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स मी चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, और इस वीडियो से यदि कोई नई चीज़ें आपको समझ में आए, यदि लगे कोई नई चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं हैं जो आपको पहले से नहीं पता था तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन को क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। म्यूचुअल फंड का रिडम्पशन कब और कितना करना चाहिए, ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है होल्डिंग पीरियड, जो म्यूचुअल फंड आप रिडीम कर रहे हैं उसकी होल्डिंग पीरियड क्या है, कितनी थी। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, किस तरह का म्यूचुअल फंड है। और तीसरा है मेथड ऑफ रिडम्पशन। सबसे पहले बात करते हैं होल्डिंग पीरियड की। जैसा कि आप जानते हैं कि अब होल्डिंग पीरियड 2 ही तरह के रह गए, 12 महीने और 24 महीने। इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए ये होल्डिंग पीरियड 12 महीने है, और अदर देन इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स या एसेट्स के लिए होल्डिंग पीरियड 24 महीने है। यानी होल्डिंग पीरियड से कम अब समय तक यदि आप होल्ड करके बेचेंगे और फायदा होगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और होल्डिंग पीरियड से अधिक पीरियड के लिए आप होल्ड करके उसको बेचेंगे और जो भी फायदा या घाटा होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। ये तो हुआ होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। दूसरा फैक्टर्स है टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि आप जानते हैं इक्विटी, डेट और हाइब्रिड 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। यदि इक्विटी का एक्सपोजर 65% या उससे अधिक है तो वो इक्विटी के हिसाब से ट्रीट किया जाएगा टैक्सेशन के लिहाज से, और यदि डेट में जैसे बताया हमने 65% से अधिक डेट है तो डेट के लिहाज से, और इसके बीच का जो होगा वो स्पेसिफाइड एसेट्स के हिसाब से इस पर टैक्स का ट्रीटमेंट होगा। और तीसरा है मेथड ऑफ रिडम्पशन। जनाब, मेथड ऑफ रिडम्पशन का मतलब कि जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हो सकता है कि आपने एक ही बार आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट किया हो और कभी इन्वेस्ट न किया हो, आज पैसे निकालो, उसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन SIP के केस में या लमसम भी करते हैं तो बीच बीच में आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और जब पैसे की ज़रूरत होती है तो आप रिडीम करते हैं उसको। उस टाइम ये पता करना कि यदि 1000 यूनिट्स आपके फोलियो में है और उसमें से 400 यूनिट्स या 500 यूनिट्स आप रिडीम करना चाह रहे हैं तो जो कैपिटल गेन की बातें होंगी वो चूंकि होल्डिंग पीरियड के हिसाब से होती है, और चूंकि डिफरेंट पीरियड्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, 1 साल पहले भी किया हुआ है, 2 साल पहले भी किया हुआ है, 6 महीने पहले भी किया हुआ है, 4 साल पहले भी किया हुआ है, तो कौन सा यूनिट्स को माना जाएगा कि वो आपने रिडीम किया। हालांकि ये बातें आपको लगती होंगी कुछ टेक्निकल, इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने एक फंड को शॉर्टलिस्ट किया है, वो फंड है HDFC का मिड कैप फंड। फ्रेंड्स, ये जान लें, ये हमने रैंडमली सेलेक्ट किया है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं किसी भी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूं और ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं रैंडमली इसको सेलेक्ट किया है। HDFC मिड कैप फंड हमने 24 जुलाई 2023 को 1 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट किए थे, और 24 जुलाई 2023 को इसकी NAV 133 रुपये 0.485 थी, और यूनिट्स जो हमें अलॉट हुए वो 749.148 यूनिट्स अलॉट हुई।
फिर 24/11/2023 को हमने 50,000 और इन्वेस्ट किए इसमें। उस दिन इसकी NAV 149 रुपये .141 रुपीज़ थी और हमें एडिशनल यूनिट्स 335.25 से यूनिट्स हमें अलॉट हुई। फिर हमने 24/10/2024 को 60,000 रुपये फिर हमने इन्वेस्टमेंट किया। उस दिन उसकी NAV 203.078 रुपीज़ थी और हमें एडिशनल 295.453 यूनिट्स अलॉट हुई और सब मिला के टोटल यूनिट्स 2,10,000 जब इन्वेस्ट किया हमने तो 1,379.854 यूनिट्स हमें मिल गई। अब आज यानी 24/8/2025 को हमें पैसे की ज़रूरत हुई और हमने चाहा कि 2 लाख रुपए इससे हम रिडीम कर लें और आज की NAV यानी 24 अगस्त 2025 की जो HDFC मिड कैप की NAV है वो 216.847 है और इस हिसाब से यदि कॉर्पस देखें तो कॉर्पस बनता है 2,99,270 रुपये। चूँकि 1,379.854 यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने NAV 216.847 से, इट कम्स टू 2,99,270 रुपये और इसमें से मुझे 2 लाख रुपये चाहिए। चूँकि 2 लाख रुपये चाहिए और NAV 216.847 है तो हमें जो यूनिट्स रिडीम करनी होंगी वो 922 यानी 922.309 यूनिट्स हमें रिडीम करनी होंगी और 2-3 दिन के बाद पैसे आपके खाते में मिल जाएंगे। यहाँ तक तो बातें कोई इशू नहीं है, पैसे मिल गए, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन अब सवाल फिर वही बताया हमने कि जब इनकम टैक्स रिटर्न भरने गए तो उसमें ये दिखा कि हमने 2 लाख यूनिट्स का रिडम्पशन हमने किया हुआ है HDFC मिड कैप से। अब वो चूँकि रिडम्पशन किया हुआ है तो टैक्सेशन की बातें आएंगी। अब जैसे फैक्टर बताया था हमने होल्डिंग पीरियड और टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड बताया था इक्विटी, डेट और हाइब्रिड। चूँकि HDFC मिड कैप इक्विटी फंड है तो ये तो मालूम हो गया इक्विटी म्यूचुअल फंड है ये। अब चूँकि होल्डिंग पीरियड की बातें आ रही हैं और हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 डेट्स में किया है। अब सवाल ये उठता है कि 922.2309 यूनिट्स जो रिडीम हुई वो किस डेट की यूनिट्स थी? क्या वो यूनिट्स 24 अक्टूबर 2024, 24 नवंबर 2023 और बाकी पोर्शन जो बचा 24 जुलाई 2023 इन तीनों में से थी? बिकॉज कि 24 अक्टूबर 2024 को 295 यूनिट्स थी, 24 नवंबर 2023 को ये 335 यूनिट्स थी। अब बाकी जो यूनिट्स बचेंगी वो 24 जुलाई 2023 में से निकल सकती हैं। या इसका उल्टा हो सकता है कि ये 922 यूनिट्स 24 जुलाई 2023 का जो 749.14 यूनिट्स था वो यूनिट्स थी और बाकी 173.161 यूनिट्स 24 नवंबर 2023 में जो 335 यूनिट्स थी उसमें से 173.16 यूनिट्स निकल जाएंगी। जहाँ अब सोचने वाली बात है, यदि पहला तरीका बताया कि हमने 24/10/2024 और 24/11/2023 और 24/7/2023 की यूनिट्स निकली होंगी तो जनाब 24/10/2023 को आज 1 साल नहीं हुए हैं, 12 महीने नहीं हुए हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब इस पोर्शन पे जो आपका गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और यदि हम ये मान के चलें कि 24/7/2023 और 24/11/2023 के यूनिट्स में से वो 922 यूनिट्स निकली थी, ये दोनों ही एंट्रीज जो हैं 12 महीने से अधिक पुरानी है। इसका मतलब इसमें से जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। जनाब म्यूचुअल फंड में इसके लिए क्लियर कट रूल्स दिए हैं। उस रूल्स का नाम है FIFO, FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल्स। यदि इसके पहले आपको FIFO रूल्स के बारे में कोई जानकारी थी तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिखें नो FIFO, और यदि आपको ये पहली बार जानकारी मिली है तो कमेंट बॉक्स में लिखें FIFO रूल्स। इससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि आपको कि हमारे कितने व्यूअर्स को FIFO के बारे में पहले जानकारी थी और कितनों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो FIFO रूल्स के हिसाब से 749.14 यूनिट्स जो 24 जुलाई 2023 की थी वो आपको आएंगी और 24/11/2023 का जो 335 यूनिट्स था उसमें से 173.161 यूनिट्स जो है वो रिडीम मानी जाएंगी। अब सवाल है कि ये तो मान लिया कि हमने 24 जुलाई 2023 की पूरी खत्म हो गई और 24/11/2023 में जो है कुछ यूनिट्स बच रही हैं और 24 अक्टूबर 2024 का यूनिट्स तो पूरी की पूरी बच रही है। अब यदि ये तो तय हो गया कि ये लॉन्ग टर्म जो भी गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, अब सवाल ये है कि गेन कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो फ्रेंड्स 749.14 यूनिट्स जो 24 जुलाई 2023 का था, इसका तो 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया था, ये तो क्लियर कट है। और बाकी जो 173.16 यूनिट्स 24/11/2023 का था, इसमें आपने देखा कि 50,000 आपने इन्वेस्ट किया था
और NAV थी 149.141। तो ये आप देख लें कि 173.16 यूनिट्स आपने रिडीम की है और NAV थी 149.141 24 नवंबर 2023 को। तो ये अमाउंट आता है 25,825 रुपये। इसका मतलब 1,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट 24/7/2023 का और 24/11 का जो पोर्शन था 173.16 यूनिट्स का, उसका इन्वेस्टमेंट 25,825 रुपये माना जाएगा। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है 1,25,825 रुपये होंगे और आपने 2 लाख का रिडम्पशन किया है। इसका मतलब यहाँ 74,175 रुपये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। और आज के टैक्सेशन के लिहाज से चूँकि 1,25,000 रुपये तक इक्विटी में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन है, इसलिए इस हिसाब से आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, जब भी आप रिडीम करें तो ये स्टेटमेंट निकाल के ये जरूर देखें और उसमें ये थोड़ा बहुत यदि एडजस्ट हो सकता है कि 2 दिन बाद या कुछ पैसे कम निकालें, उससे अधिक टैक्स का लाभ हो सकता है। शॉर्ट टर्म से वो लॉन्ग टर्म बन सकता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म में आज के दिन में 20% का टैक्स है, जबकि लॉन्ग टर्म में 1,25,000 एग्जाम्पशन है, उसके बाद 12.5% का टैक्स है। तो इस टैक्स में काफ़ी का फ़र्क होता है। तो हमारा पर्पस होना चाहिए कि जब भी हम रिडीम करते हैं तो इस बात को देखें और यदि संभव हो तो देखें कि जो भी रिडम्पशन कर रहे हैं, यदि अभी आपको शॉर्ट टर्म दिख रहा है और कुछ दिनों के बाद ये लॉन्ग टर्म बन सकता है और उतने पैसे से काम चल सकता है, तो आप इसको कुछ दिनों के लिए डिफ़र कर सकते हैं या कुछ अमाउंट को कम कर सकते हैं, जिससे कि वो केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही आपका गेन हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना हो। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, न ही मेरे पास कोई MFI के रजिस्ट्रेशन नंबर है, न ही मैंने सेबी के कोई एग्जामिनेशन पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। थैंक यू।